जय श्री राम स्टूडेंट। लेक्चर 2 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। तो इस लेक्चर 2 या पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में हमेशा आते हैं और अब की बार भी आएंगे। तो अगर आपने हमारी ये रिवीजन सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो पहले जाके अपनी रिवीजन सीरीज ज्वाइन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके और उसके पेपर में कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर तो इस वीडियो के अंदर पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। तो न्यूमेरिकल के लिए हमें पहले सभी फार्मूलास पता होने चाहिए जो कि जिनके ऊपर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल करना है। तो ये फर्स्ट है, जैसे हमारे पास है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब रो हमारे पास क्या है? रेजिस्टिविटी, और एल क्या है हमारे पास? लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, मीन्स जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो हमारे पास लेंथ पर डिपेंड करता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। और जो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टिविटी आई है ना स्टूडेंट, जो रेजिस्टिविटी रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब जो रेजिस्टिविटी की एक खास बात है, अगर इस फॉर्मूले से मैं रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालूं तो वो क्या निकलेगी? आर ए डिवाइड बाई एल। तो आर ए डिवाइड बाई एल ये हमारे पास क्या है? रेजिस्टिविटी की का जो फार्मूला आ गया, आर ए डिवाइड बाई एल। बट इसमें नोट करने वाली क्या बात है, जो रो है ना, ना तो वो डिपेंड करती है हमारे पास एरिया पर और ना ही वो डिपेंड करे लेंथ पर। इन दोनों में से वो किस पर भी डिपेंड नहीं करती। तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी रो है ये डिपेंड करती है नेचर। एक तो हमारे पास नेचर ऑफ मटेरियल, एक तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, और सेकंड ये हमारे पास डिपेंड करती है, सेकंड ये डिपेंड करती है हमारे पास टेम्परेचर पर। मीन्स टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पर ये डिपेंड करती है, बाकी कुछ चीज पे डिपेंड नहीं करती। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास है, हमने रो के बारे में बता दिया जो कि नेचर पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और किसी पर डिपेंड नहीं करती। अगर बात करते हैं कोई भी दो मटेरियल की, हम रेशियो ले, जैसे मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम, और एक मान लो 1 मीटर एल्यूमिनियम की वायर है, एक 2 मीटर एल्यूमिनियम की वायर है। अगर इन दोनों की हम रेजिस्टिविटी की रेशियो ले, रो 1 या रो 2 की, तो वो रेशियो हमारे पास क्या आती है? 1:1 आती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ या एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही, वो मटेरियल पे डिपेंड कर रही है। अगर आप सेम मटेरियल की वायर लेकर चलोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी की रेशियो सेम ही आएगी, ये बात याद रखना। अगर बात करते हैं यहाँ पे एक एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी की रेशियो, एक आप सिल्वर की, तो वो आपके पास डिफरेंट आ सकती है। अगर सेम मटेरियल है तो उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा सेम ही रहती है, क्योंकि नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस मींस द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम कंडक्टेंस बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है? जी इज इक्वल टू 1/r। जी से हम कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं। और हमारे पास एक है कप्पा, जो के है वो क्या है? कप्पा। कप्पा क्या होता है? 1/रो। रो मीन्स 1/रेजिस्टिविटी। और एक हमारे पास होता है जी स्टार, जो सेल कांस्टेंट बोलते हैं, वो क्या है? L/A। ये हमने पहले भी कर लिए हैं। उसके बाद है हमारे पास कोई, जैसे हमारे पास कप्पा, कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट में रिलेशन था, कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ये भी हमने कर लिया था पिछले लेक्चर के अंदर। फिर है हमारे पास फिफ्थ फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी का। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा ऑफ एम कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। लैम्डा मीन्स लैम्डा ऑफ एम, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन, इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। ये आपने फॉर्मूला याद कर लेना है इसके ऊपर। तो ये था हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम का फॉर्मूला, ये आपने कर लेना है कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। इसके ऊपर बेस्ड 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पेपर में आता ही आता है स्टूडेंट। तो ये कप जो मोलर कंडक्टिविटी वाला न्यूमेरिकल है वो तो अच्छी तरह से कर लेना आप। फिर सिमिलर टाइप का हमारे पास है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी यूज करते हैं मोलैरिटी की जगह, बस इतना ही फर्क है इस फॉर्मूले में और कोई फर्क नहीं है। तो ये भी आप अच्छी तरह से नोट कर लेना स्टूडेंट। तो हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्वेश्चन दिया गया है द रेजिस्टेंस ऑफ, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है द रेजिस्टेंस ऑफ 0.25 मोलर solution of electrolyte was found to be 75 ohm, and calculate molar conductivity of solution if the electrodes in the cell are 1.8 centimeter apart
हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हमें क्वेश्चन में मोलैरिटी दी गई है सॉल्यूशन की, रेजिस्टेंस पता है, लेंथ पता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है। तो हमें इसके अंदर फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मींस हमें लैम्डा एम फाइंड करना है। अब अगर मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी इंटू क्या होती है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम, मीन्स हमें कंडक्टिविटी की वैल्यू चाहिए। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू हम निकालेंगे कौन से फार्मूले से, हमने एक फार्मूला किया था, कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। तो ये वाला फार्मूला आपको रिमेंबर रहना चाहिए। तो चलिए इसकी हेल्प से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे बुक में किया भी हुआ है। तो कप्पा इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। अब कंडक्टेंस की वैल्यू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, लेंथ अपॉन एरिया। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देता हूँ इसकी। जैसे मैंने आर की वैल्यू सब्सिट्यूट की क्या, 75 ओम, वो हमें गिवन है। लेंथ की वैल्यूज हमें भी पता है, तो लेंथ की वैल्यू क्या थी, 1.8, वो भी हमने लिख दी। फिर हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू थी, वो भी हमने सिंपल पुट कर दी। अब इसको हम सिंपली सोल्व कर लेंगे। तो इसे पॉइंट हटा के उसने 180 360 बना लिया है। अब इसको सिंपली सोल्व करने के बाद हमारे पास कप्पा की जो है वो गिव वैल्यूज आ जाएगी जो हमने निकालनी है। तो इसको सोल्व करते हैं तो आता है कप्पा इज इक्वल टू 1/50 अब जो हमारे पास ये 1/50 आया है ना, जो 1/50 आया है, इस 1/50 को हम फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.0067 साइमन पर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कप्पा की वैल्यू आ गई। ये सिंपल वैल्यूज हम पुट कर देंगे कप्पा के फार्मूले में, जो क्या था, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी। ये फॉर्मूला था, मोलैरिटी हमें सॉल्यूशन में गिवन है, उसकी वैल्यू आपने सिंपली पुट कर देनी है। तो आपके पास लैम्डा एम मींस मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी सॉल्यूशन की। तो ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल स्टूडेंट, जो पेपर में हर एक बार रिपीट हो जाता है। तो ये न्यूमेरिकल आप अच्छी तरह से कर लें। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, the resistance of 0.5 molar solution of electrolyte found to be 30 ohm, and calculate the molar conductivity of solution if electrolyte cell 1.5 centimeter apart and the area of cross section दिया गया है 2 सेंटीमीटर। सिमिलर क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेम ही क्वेश्चन पूछा गया है, हमें आपने मोलर कनेक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो आपको मोलैरिटी गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है। तो रिलेशन था कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस सेल कांस्टेंट, उससे आप पहले क्या करेंगे, कप्पा की वैल्यू निकाल लेंगे। जो आपके पास कप्पा की वैल्यू आएगी वो इस फॉर्मूले में आप पुट कर देना, डिवाइड बाय मोलैरिटी वाले में। तो अगर इसमें मैं लैम्डा एम निकालना तो क्या होगा, कप्पा की वैल्यू क्या है 0.025 इंटू हमारे पास क्या हो गया 1000 10 की पावर 3। तो बस सिंपली इसको आपने क्या कर देना है, इसमें वैल्यू इसमें पुट कर देना है। तो इसमें मैं इधर लिखता हूँ लैम्डा एम इज इक्वल्स टू, तो क्या कप्पा की वैल्यू 0.025 इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी की वैल्यू क्या गिवन है हमें 0.5। बस इसको सिंपली सॉल्व, ये पॉइंट हटाता हूँ तो जीरो आ गया, इधर हटाता हूँ तो कितने जीरो आ गए, 3 जीरोज आ गए। तो बस इधर से क्या होगा हमारे पास, ये पहले 3 जीरो कैंसिल हो गए, इसके ये कैंसिल हो गए, ये इसके आंसर 5। तो मीन्स इसका आंसर क्या आ रहा है 50। तो 50 इसका आपके पास क्या है आंसर है, 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और आप देख ही सकते हैं इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 50 ही आ रहा है। जो मैंने पहले सोल्व किया था वो सेम आंसर ही आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, पूछा क्या गया है, द इलेक्ट्रिकल दिया क्या गया है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर, जिसका डायमीटर हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है, एंड द लेंथ, लेंथ हमें गिवन है इसकी 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है, और उसका रेजिस्टेंस भी दिया गया है 5.5 इंटू 10 पावर 3 ओम। तो पूछा गया है कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो इसमें भी आपने करना क्या है, तो पहले इसमें जो आपको गिवन है पहले वो लिख लेना है। जैसे मुझे मोलैरिटी गिवन थी, मैंने लिख ली। मोलैरिटी के बाद मुझे डायमीटर बताया गया था 1 सेंटीमीटर। डायमीटर से मैं क्या करता हूँ, मैंने रेडियस निकाल लिया, रेडियस से मैंने क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लिया। जो भी हमारे पास सेल उसका है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
उसका एरिया क्या होता है, कोई भी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। उस सिंपल फार्मूला से आपने एरिया फाइंड कर लेना है। लेंथ आपको गिवन है, रेजिस्टेंस आपको गिवन है, तो ये सभी आपको चीज गिवन है, ये तो गिवन वाली होगी। अब आपने थिंकिंग करनी है कि हम पहले कर रहे हैं क्या। अब मोलर कनेक्टिविटी का फार्मूला आपने सोचना है क्या होता है, लैम्डा एम कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी। मोलैरिटी हमें गिवन है, अब हमें कप्पा नहीं गिवन। कप्पा कैसे फाइंड करेंगे, वो सेम फार्मूला, कप्पा इज इक्वल्स टू सेल कंडक्टेंस की वैल्यू 1/r इंटू L/A। L/A क्या है, सेल कांस्टेंट। तो इससे आप क्या करेंगे, जो फार्मूला मैंने अभी लिखा था कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू हमारे पास क्या था L/A, इस फार्मूले से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे क्या 1/r, 1/r, r की वैल्यू कितनी देगी रेजिस्टेंस की, 5.5 इंटू 10⁻³ इसको सोल्व करेंगे। और इंटू क्या है एल, एल की वैल्यू कितनी है, लेंथ 50, एरिया ऑफ सेक्शन कितना आ रहा है 0.785। बस सिंपल आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कप्पा की वैल्यू आ जाएगी। उस कप्पा की वैल्यू को आपने इस वाले फॉर्मूले में क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो बस यहाँ पे कप्पा की वैल्यू जो आएगी उसको पुट कर दीजिए और एम की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास एक मोलर कनेक्टिविटी आ जाएगी। अब देखते हैं एक्यूरेट में कैसे सोल्व किया गया है। सिमिलर ही वे से सोल्व किया गया है। पहले मैंने उन्होंने क्या किया है, इधर से कप्पा की वैल्यू निकाल ली है, जैसे मैंने बताया था आपको। कप्पा की वैल्यू निकालने के बाद जो कप्पा की वैल्यू हुई है 0.011476 एम सेंटीमीटर इनवर्स, उस वैल्यू को उन्होंने लैम्डा एम वाले फार्मूले में पुट कर दिया है। फिर उसकी क्या आ गया, मोलर कंडक्टिविटी जो कितनी आ रही है 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स। होप आपको ये वाले न्यूमेरिकल क्लियर हो चुके होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसके रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ, तो मैं अपलोड कर दूंगा अगर आप कोई कमेंट करते हैं तो। और देखिए जिसमें एक क्वेश्चन और भी दिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकते हैं, जैसे 1 मार्क क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये इनको इग्नोर नहीं करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को ये करके जाने हैं आपको। अगर आप इग्नोर इग्नोर करोगे तो पेपर में ये क्वेश्चन आपको इग्नोर कर देंगे। तो इसमें क्या है, जैसे पूछा क्या गया है इसमें, molar conductivity of 0.20 m molar solution of KCl at 198 is। हमें कंडक्टिविटी दी गई है, कंडक्टिविटी मीन्स हमें कप्पा गिवन है, तो कप्पा की वैल्यू 0.0248 गिवन है। आपने कैलकुलेट क्या करना है, इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो सिंपल आपने कप्पा की वैल्यू पुट कर देनी है, मोलैरिटी आपको गिवन ही थी सोल्यूशन के अंदर। तो इधर कप्पा की वैल्यू आप जो पुट करोगे, उसके बाद आपका सिंपल आपने इसको सोल्व कर लेना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अगर जो सीबीएसई बोर्ड से हैं उनको तो अपने आप ही करना पड़ेगा, उनके लिए कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। बाकी जो अदर बोर्ड्स है, जैसे मैं पंजाब बोर्ड से है, कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं हमारे पास, तो उनके लिए क्या है कि वो अलाउड है कैलकुलेटर। तो वो एज यू विश है कि आप किस तरह से सोल्व करते हैं, आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया गया है, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.12 नॉर्मल सोल्यूशन, नॉर्मल सोल्यूशन मीन्स नॉर्मेलिटी दी गई है, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 0.024 पर ओम पर सेंटीमीटर। डिटरमाइन इट्स मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर नहीं पूछा गया है, इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी गिवन है, कप्पा की वैल्यू गिवन है, सिंपल जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला था कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी, उस फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। इस वाले फार्मूले में, इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आप उसको सिंपली सोल्व कर लेना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, या अपने आप कर लें सोल्व। तो जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, मोल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का आंसर होगा। स्टूडेंट, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है, एस एल विद N/50 KCl solution show a resistance of 550 ohms at 25 डिग्री सेल्सियस। फिर द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मीन्स कप्पा ऑफ N/50 KCl एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, हमें कप्पा की वैल्यू दी गई है N/50 सोल्यूशन के लिए। एंड द सेल फिल्ड विद N/10 जिंक सल्फेट सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस शो ए रेजिस्टेंस। मतलब हमें दो सोल्यूशन दिए गए हैं, एक पे N/10 और एक N/50। एक KCl का, एक ZnSO4 का है। फाइंड द सेल कांस्टेंट एंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ZnSO4 सोल्यूशन। तो चलिए पहले इसको स्टेप बाय स्टेप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं।
तो पहले आपने ध्यान रखना है, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया क्या है n/50। n/50 का मतलब है 1/50, मीन्स एक सोल्यूशन बनाया गया है जिसकी नॉर्मेलिटी क्या है 1/50 है। n/50 का मतलब एक है। और एक बार है n/10, मीन्स एक n/10 का सोल्यूशन मतलब 0.1 n नॉर्मल सोल्यूशन बनाया गया है। 1/50 को आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं वो कितनी नॉर्मेलिटी का होगा। तो इस तरह से वो नॉर्मेलिटी का सोल्यूशन बनाया गया है। अब इस दो नॉर्मेलिटी के सोल्यूशन है, एक का आपने सेल कांस्टेंट फाइंड करना है, एक सोल्यूशन ZnSO4 की आपने मोलर कनेक्टिविटी फाइंड करनी है। तो चलिए इनको वन बाय वन सोल्व करते हैं। इससे पहले क्या दिया गया है KCl सोल्यूशन। तो KCl सोल्यूशन का रेजिस्टेंस आपको गिवन है, कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, अगर हमने सेल कांस्टेंट फाइंड करना है ऑफ एनी सेल, तो कप्पा इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, अब देखो जी की वैल्यू क्या है 1/r होती है, तो आर उधर जाके क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिंपली हमारे पास जो जी स्टार की वैल्यू आ जाएगी। जी स्टार मीन्स हमारे पास सेल कांस्टेंट, बस 550 इंटू 0.002768 को मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास क्या है, आपके पास सेल कांस्टेंट की वैल्यूज आ जाएगी। दोस्तों आपने सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इतना पार्ट सोल्व करते टाइम। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ चुकी है तो वो आप स्टेटमेंट को आपने ध्यान से रीड करना है हर एक क्वेश्चंस की। अभी हमने क्या किया, जो पहला सोल्यूशन था n/50 उसका सेल कांस्टेंट फाइंड कर लिया। अब सेकंड सोल्यूशन का था n/10। n/10 सोल्यूशन हमें दिया गया है। अब इस n/10 सोल्यूशन का आपने फाइंड करना है मोलर कनेक्टिविटी। तो मोलर कनेक्टिविटी, इसमें एक रेजिस्टेंस दिया गया है, सेल कांस्टेंट की वैल्यूज दी गई है, वो हमने कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है स्टूडेंट्स, लैम्डा एम हमें फाइंड करना है। अब लैम्डा एम फाइंड करना है, बट हमें तो क्या गिवन है, नॉर्मेलिटी। तो अब अगर हम बात करते हैं लैम्डा एम की, अगर हम बात करते हैं लैम्डा एम, तो लैम्डा एम क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या होता है हमारे पास, मोलैरिटी। हमें इसमें मोलैरिटी चाहिए, तो मोलैरिटी तो क्वेश्चन में दी गई नहीं गई है। तो हम पहले क्या करते हैं, मोलैरिटी फाइंड करते हैं। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में एक रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू कोई हमारे पास जेड, जैसे वैलेंसी फैक्टर हो सकता है या बेसिसिटी या एसिडिटी हो सकती है। तो यहाँ से हम मोलैरिटी निकालेंगे n डिवाइड बाय जेड। अब जेड मीन्स यहाँ पे वैलेंसी दी गई है, तो आपको पता है जो हमारे पास SO4 2 नेगेटिव है उसकी 2 वैलेंसी है, और जिंक Zn2 इसकी भी 2 है वैलेंसी। तो मीन्स नॉर्मेलिटी सोल्यूशन कितनी थी 1/10, 1/10 पुट कर दिया डिवाइड बाई 2 तो 1/20। तो मोलैरिटी की वैल्यू कितनी आ गई 1/20। अब अगर मोलैरिटी की वैल्यू 1/20 है, तो इस 1/20 की वैल्यूज को हम आगे यूज करेंगे, न्यूमेरिटी में हमें पता लग चुकी है। फिर हम यूज करते हैं फार्मूला कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। इसके अंदर से हम क्या, कप्पा 1/r इंटू जी स्टार की वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी। वो दोनों वैल्यूज पुट करके आप क्या करेंगे, कप्पा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे ही कप्पा की वैल्यू फाइंड होती है और हमें मोलैरिटी की वैल्यू भी हमने निकाल ली थी, तो आपने मोलर कनेक्टिव वाले फॉर्मूला में पुट कर देना है। पुट करने के बाद कप्पा की वैल्यू जो आपने निकाली वो पुट कर देना, और जो आपने मोलैरिटी की वैल्यू 1/20 निकाली थी वो पुट कर देना। फिर इन सभी को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आप सिंपल वे से सोल्व करेंगे, तो आपके पास मोलर कनेक्टिविटी आ जाएगी सोल्यूशन मीन्स ZnSO4 सोल्यूशन की। तो ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, बस इसको आपको स्टेप बाय स्टेप करना आना चाहिए। स्टूडेंट, तो अभी हमने जो पहले कुछ टर्म्स थी जैसे मोलर कनेक्टिविटी, उनके बेस्ड पे न्यूमेरिकल कर लिए थे। अभी हम बात करेंगे क्रोश लॉ। क्रोश लॉ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। क्रोश लॉ, इसके ऊपर डेफिनेटली एक न्यूमेरिकल आते ही आता है 3 नंबर्स का। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आप बहुत अच्छी तरह से कर लेना। क्रोश लॉ कहता है क्या है, अगर हमारे पास एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कोई हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, मान लो NaCl प्रेजेंट था, यहाँ पे AbAXBY लिखा है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास NaCl प्रेजेंट है। तो NaCl अगर आयंस में कन्वर्ट होता है Na पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, तो वो कहता है क्या है कि जो इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी ना NaCl की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो मोलर कंडक्टिविटी है NaCl सॉल्यूशन की, वो इक्वल होगी सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये बोलता है क्लोरोश लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जो क्लोरोश लॉ है इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं।
इन एप्लीकेशन के बारे में भी हम डिस्कस कर, मैं आपको बता देता हूँ इनके फॉर्मूले। ये तो आपको पता लगे क्रोनोस लॉ कहता है क्या है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस। और इसकी एप्लीकेशन में क्या है, एक तो हमने फाइंड करनी होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये फार्मूला आप नोट कर लेना, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी डिवाइड लैम्डा सी एम लैम्डा नोट एम। अब लैम्डा सी एम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। लैम्डा सी एम मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। आपको कोई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन दिया होगा, मतलब कोई सॉल्यूशन है, उसकी आपने कंसंट्रेशन की टर्म के अंदर मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। जैसे इस तरह इस फार्मूले से करते हैं हम, लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा डिवाइड बाय एम। अगर इससे फाइंड करते हैं मोलर कंडक्टिविटी तो वो क्या है, लैम्डा सी एम मीन्स एनी कंसंट्रेशन पर हमने कोई मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। और एक आपके पास है लैम्डा नोट एम। जो लैम्डा नोट एम है इसका मतलब है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। हमें ये क्वेश्चन के अंदर पहले से ही पता होगी कि हाँ हमें ये दी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप नोट कर लेना। तो इससे आप अल्फा की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। अगर आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया, अगर आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया अल्फा, तो उसके बाद आप डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला के इज इक्वल टू सी, जो कंसंट्रेशन गिवन थी क्वेश्चन में, इनटू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये इसका फॉर्मूला होता है। और ये आया कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास कोई एक्स इलेक्ट्रोलाइट, मान लो ए बी इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोसिएट होता है ए पॉजिटिव आयन प्लस बी नेगेटिव आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मान लो इनिशियली हमारे पास क्या था, जो ए था वो जीरो था, ये भी जीरो, ये ए जीरो नहीं था स्टूडेंट्स। मान लो इनिशियली हमारे पास जो ए है वो 1 मोल है। मान लो सी कंसंट्रेशन है ए की, और इधर क्या है 0 0। मान लो उसकी कोई फाइनल कंडीशन में मान लेते हैं कि इसके अंदर सी में से कुछ अल्फा मोल डिसोसिएट हो गई, तो इधर अल्फा अल्फा बनेंगे। अब इधर मैं मान लेता हूँ कि सी अल्फा चले गई, क्योंकि कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई होता है ना। तो सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा मोल, सी में से सी अल्फा मोल क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, तो इधर सी अल्फा बनेंगे। तो इसी फॉर्मूले से आया है। इसकी फॉर्मूला के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी अल्फा डिवाइड बाय सी माइनस सी अल्फा। तो इधर ऊपर से सी स्केयर अल्फा स्केयर, और डिवाइड क्या है सी इंटू 1 माइनस अल्फा। तो इस एक सी से ये सी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्केयर 1 माइनस अल्फा। यही तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर। तो यही लिखा था इधर, ये बना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये अगर ये तीनों फॉर्मूले याद हैं तो आप क्रोनोस ला के सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं बहुत इजीली। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन कर क्रोनोस ला के न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमारे पास पहला ही न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स। जो ये पहला न्यूमेरिकल है ना, ये हाँ बहुत बार रिपीट हो चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये क्रोनोस लॉ का, और ये पेपर में हर एक बार आपको देखने को मिलता है। तो इसमें क्या पूछा क्या गया है, हमें हमें फाइंड करना है कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट की आपको मोलर कंडक्टिविटी हमें गिवन था, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NaCl की रिस्पेक्टिवली हमें मोलर कंडक्टिविटी गिवंस है। क्या है, 92.5 हमारे पास एसिटिक सोडियम एसीटेट की है, 4 to 6.9 हमारे पास किसकी है, HCl की कंडक्टिविटी है, और 120.4 किसकी है, हमारे पास NaCl की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। तो इसके अंदर हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। तो पहले जो गिवन था वो मैंने लिख लिया है इधर। ठीक है, उसको तो आप ऐसे ही नोट कर लेना, क्योंकि जैसे आप स्टेप वाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो एग्जामिनर जो टेस्ट आपका चेक कर रहे होंगे पेपर, उनके ऊपर बढ़िया इफेक्ट पड़ता है। तो उसको आप इसे प्रॉपर वे में लिखना जरूरी है, ताकि आपको नंबर उस क्वेश्चन में पूरे मिले। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्रोनोस लॉ। अभी जो क्रोनोस लॉ अप्लाइड करने से पहले आपको समझाता हूँ कि मैं एसिटिक एसिड बनता कैसे है, पहले उसकी बात करते हैं हम। इसमें डायरेक्ट ही सोल्व किया गया है, आप इस तरह से डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे वो आपको मैं समझाता हूँ। तो एक तो हमारे पास जो हमारे पास दिया क्या गया था, एसिटिक एसिड।
अब पहले बात करते हैं एसिटिक एसिड बनता कैसे है। CH3COOH हमारे पास एसिटिक एसिड होता है। ये बनता कैसे है, ये इसको हम बताते हैं। ये बनता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन अगर कंबाइन करें तब हमारे पास क्या बनता है, एसिटिक एसिड बनता है। अभी जो ये एसिटिक एसिड बनता है ना, तो पहले हमें जो गिवन है उसके अंदर से हम एसिटिक एसिड कैसे बनाएंगे। एक हमारे पास क्या गिवन है, सोडियम एसीटेट गिवन है। अब जो सोडियम एसीटेट है वो कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, CH3COO नेगेटिव प्लस हमारे पास Na पॉजिटिव। और HCl कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और जो हमारे पास लास्ट गिवन था NaCl, NaCl कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अभी आपने देखना है आपको चाहिए क्या है इसके अंदर, हमको चाहिए ओनली एक ये वाला आइंस और एक ये वाला आइंस। मीन्स हमने ये जो एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन जो गिवन है इनके अंदर वो ही हमें चाहिए। मीन्स पहले हमें करना क्या होगा, जो सोडियम एसीटेट है प्लस HCl है उन दोनों को ऐड करना होगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये दोनों वाले आयंस तो हमें मिल चुके हैं। बट जो हमारे पास एक्स्ट्रा आयन क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनको क्या करना है, रिमूव भी तो करना है। अगर इनको रिमूव करना है, क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी फिर काउंट होगी सोल्यूशन के अंदर, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो इनकी कनेक्टिविटी Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन की कनेक्टिविटी आपको क्या करनी होगी, माइनस करनी होगी। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो NaCl जो हमारे पास लास्ट है उसको क्या हम क्या कर देंगे, इसमें से इन दोनों को प्लस करके उसमें से आपने NaCl को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो सिंपल से आपके पास की रिएक्शन हो जाएगी। तो यही हमारे पास इसके अंदर किया गया है। अब इसने किया क्या है, अगर इसने किया था कि मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है ना सो एसिटिक एसिड की, तो इसने क्या कर दिया, एसीटेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी प्लस HCl आयन की मोलर कंडक्टिविटी उसमें से माइनस किसका कर दी, NaCl की। तो सिंपल जो आपने वैल्यूज दी गई वो पुट कर देना इधर, फिर उनको सिंपली सोल्व प्लस माइनस करके आपके पास आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, पर देखने में लगता है, बट आप तभी कर पाओगे अगर आपको मैंने समझाया है जो रिएक्शन कैसे करनी है आपको इन्हीं की, तब आप कर पाओगे। ऐसे आप सिंपली सोल्व नहीं करना, पहले आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए कि हमारे पास एसिटिक एसिड बनता कैसे है। और एसिटिक एसिड में वही आयन रखने हैं सॉल्यूशन के अंदर जो एसिटिक एसिड के अंदर प्रेजेंट हो, बाकी सबको क्या कर देना है, रिमूव मींस माइनस कर देना है। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल दिया गया है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन MgCl2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन। तो हमें मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन की मोलर कंडक्टिविटी और क्लोरीन आयन की कनेक्टिविटी गिवन है। तो पहले हमने जो किया था वो लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। फिर हम बात करते हैं मैग्नीशियम। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम Cl2 ब्रेक कैसे होता है। ये ब्रेक होता है Mg2 पॉजिटिव आयन प्लस 2Cl नेगेटिव आयन। मीन्स अगर हम मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन की कंडक्टिविटी प्लस क्लोरीन आयन की कंडक्टिविटी इनको प्लस कर दें तो हमारे पास क्या बने, मैग्नीशियम क्लोराइड की कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो बस सिंपली इसको इस तरह से लिख लेना है। अभी याद रखना है क्योंकि क्लोरीन मैग्नीशियम में कितनी होती है, इधर 2 है, तो मीन्स जो कंडक्टिविटी हमारे पास क्लोरीन की है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। अगर आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, अगर आपने इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जितने क्लोरीन अटैच है उतने टाइम्स उसकी मोलर कंडक्टिविटी को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको ऐड कर दिया, आपके पास मोलर कंडक्टिविटी आ गई MgCl2 की। इस तरह से आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सोल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी पूछ सकते हैं। अब जो नीचे जो दिख रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसकी मोलर कंडक्टिविटी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो फाइंड कर कर मुझे कमेंट में चाहिए। आप उसको कमेंट कीजिए कि हाँ इसकी मोलर कंडक्टिविटी इतनी आ रही है। देखता हूँ कौन कौन स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास एक थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं हम। इसमें पूछा क्या गया गया हमसे, कैलकुलेट मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन। आपको एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। गिवन क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एंड मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। ये एल्यूमिनियम सल्फेट की आपको मोलर कंडक्टिविटी गिवन है और ये आपके पास किसकी कंडक्टिविटी गिवन है, सल्फेट आयंस की। तो इन दोनों की कनेक्टिविटी आपको गिवन है जो मैंने इस तरह से नोट कर ली है। अब अकॉर्डिंग टू क्रोश लॉ, जो हमारे पास अभी आपने चेक करना है, जो Al2SO4 होल 3 है
ये डिसोसिएट कैसे होता है, तो ये आपको पता ही होता है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हमारे पास 3 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है इधर। पहले आपने क्या करना है, इधर एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2x - 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है एक सल्फेट पर कितना चार्ज है, -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +3। मीन्स इधर एल्यूमिनियम इधर +3 चार्ज पे है, तो डिसोसिएट होगा तो एल्यूमिनियम +3 चार्ज बनाएगा, SO4 2 नेगेटिव। एल्यूमिनियम 2 प्रेजेंट है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, SO4 2 नेगेटिव 3 टाइम्स प्रेजेंट है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये थोड़ा ध्यान रखना स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का। फिर हमारे पास जो इधर लिखा हुआ है हमारे पास LHS साइड में, हमें इस जो कंपाउंड है इसकी मोलर कंडक्टिविटी गिवन है 858, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद इधर ऑपोजिट साइड में क्या है, हमें एल्यूमिनियम की हमें फाइंड करनी है, और सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन है। बस इसको सिंपल 160 को 3 से मल्टीप्लाई करके 480 आ गया। इधर कितना था, 858 था, 480 इधर जाके माइनस हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टिविटी आ गई। फिर उसको क्या करना, आपने 2 से डिवाइड कर देना है, तो 189 आपके पास क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन। ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, पहले आपको इस आयंस को डिसोसिएट करके देखना होगा, उसके बाद आपने Al3 पॉजिटिव आयन की आयनिक कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको इसमें थोड़ा ध्यान से करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। स्टूडेंट, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ NaOH, NaCl, बेरियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें गिवन है रिस्पेक्टिवली। हमें कैलकुलेट करनी है मोलर कनेक्टिविटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की अगर आपने मोलर कनेक्टिविटी गिवन करनी है, पहले आपको पता होना चाहिए बेरियम हाइड्रोक्साइड बना कैसे। तो ये बनता कैसे है, अगर हम बेरियम 2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 OH नेगेटिव आयंस को कंबाइन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये बनता है। तो अभी आपको जो गिवन है NaOH, NaCl और BaCl2, इसके अंदर से आपने चेक करना है कि आप NaOH कैसे बनाएंगे, मतलब BaO होल ट्वाइस कैसे बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले मैं NaOH को डिसोसिएट करता हूँ। तो NaOH कैसे डिसोसिएट होता है, हमारे पास Na पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। NaCl कैसे डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। और आपके पास जो है बेरियम क्लोराइड कैसे डिसोसिएट होता है, तो बेरियम क्लोराइड कैसे डिसोसिएट होता है, Ba2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 Cl नेगेटिव आयन। तो अभी इधर आपने ध्यान रखना है कि आपको ये चाहिए, एक तो आपको बेरियम 2 पॉजिटिव आयन और 2 OH नेगेटिव आयन चाहिए। मीन सिंगल बेरियम तो एक थर्ड में हमें हमारे पास प्रेजेंट है, और OH हमारे पास फर्स्ट वाले रिएक्शन में प्रेजेंट है। मीन्स आपने फर्स्ट NaOH प्लस बेरियम क्लोराइड को क्या करना है, ऐड करना है, और उसमें से आपने NaCl को माइनस करना है। अभी ध्यान रखना, इधर हमारे पास 2 Cl नेगेटिव आ रहे हैं, मीन्स इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और इधर एक Na आ रहा है, ठीक है, हमें एक Na ये है, इधर इसमें एक ही है, तो इसको भी 2 से कर देना, क्योंकि ये 2 से 2 आपको कैंसिल हो जाएंगे। तो देखते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा, पहले इसको आपने ब्रेक कर लेना है अच्छे से। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप ये इस टाइप के न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। अब तो क्या किया था, जो मैंने बताया था, बेरियम क्लोराइड की कंडक्टिविटी को हमने ऐड कर दिया किसमें, NaOH से। अब हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, उसमें 2 OH चाहिए, तो इसको 2 से, क्योंकि एक NaOH हमारे पास एक ही OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड कराता है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इधर हमारे पास क्या है, 2 Cl थे, उनको माइनस करना है, तो इधर से हमें इसको NaCl को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ठीक है स्टूडेंट, ये बैलेंस रिएक्शन है, इसके अंदर आपके पास जो भी आप जो ये वैल्यूज पुट कर देना कनेक्टिविटी की 1 बाय 1 कर इसमें पुट करेंगे कनेक्टिविटी की वैल्यू, तो आपके पास बेरियम क्लोराइड की कनेक्टिविटी आ जाएगी। तो वो आ कितनी रही है, वो आपको दिख ही रहा होगा। जो हमारे पास कनेक्टिविटी थी बेरियम क्लोराइड की, वो हमने लिख दी, NaOH की लिख दी, -2 टाइम्स ऑफ NaCl। तो बस इनको सिंपली सोल्व कर लेना, आपके पास मोलर कनेक्टिविटी किसकी आ गई, बेरियम हाइड्रोक्साइड की। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है स्टूडेंट ये। उसी तरह से आपके पास सिंपल एक अनदर न्यूमेरिकल दिया गया है, ये भी आप इट सेल्फ ट्राई कर दी कीजिए, और इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं स्टूडेंट क्रोश लॉ की एप्लीकेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन दिया गया है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.052 मोलर पर लीटर सोल्यूशन दिया गया है ऑफ मिथेनोइक एसिड इज 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स एक तो हमने अल्फा फाइंड करना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट मीन्स एक हमने के फाइंड करना है। गिवन है लैम्डा ऑफ एच पॉजिटिव आयन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एच पॉजिटिव आयन गिवन है हमें, और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हमारे पास क्या है, फॉर्मेट आयंस की गिवन है। तो पहले तो हम जो फॉर्मिक एसिड है, मिथेनोइक एसिड है, उसको हम डिसोसिएट कर लेते हैं एच पॉजिटिव आयन प्लस उसके आयंस में, फॉर्मेट आयंस में। तो इनको डिसोसिएट करके हम पूरे सॉल्यूशन की मोलर कनेक्टिविटी निकाल ली हमने। तो जो मिथेनोइक एसिड थी उसकी मोलर कनेक्टिविटी हमारे पास आ चुकी है 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये कौन सी है, इनफाइनाइट, ये आपने निकालनी है क्योंकि रोश लॉ हमें एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बताता है कि कितनी मोलर कनेक्टिविटी है, वो क्या होती है, उनके आयंस के सम के इक्वल होती है। तो वो हमने निकाल ली इनफाइनाइट वाली। कंसंट्रेशन वाली देखो स्टूडेंट, इधर कंसंट्रेशन वाली आपको गिवन है, मतलब कंसंट्रेशन जो हमें दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर, इसमें क्या बोल दिया, इस कंसंट्रेशन पर 0.025 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन मिथेनोइक एसिड की कनेक्टिविटी आपको दी गई है। तो वो आप वहां से निकाल, वो तो दी जा चुकी है, तो वो भी आपको गिवन हो गई। और इससे आप क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, 0.114 आ रही है। मीन्स जो आइंस है वो क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं। तो इसके बाद हमने फाइंड करना है के मीन्स, अब हमने अल्फा तो फाइंड कर चुके हैं, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो चुका है, अभी के फाइंड करना है। के क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम, वो डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं जिसको हम, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है इसमें, पहले फॉर्मेट आयन क्या होगा, डिसोसिएट होगा HCO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयंस में। इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो C है, इनिशियल इधर हमारे इनिशियल मीन्स ये तो C प्रेजेंट है, तो ये 0 0 ही होंगे इनिशियली तो हमारे पास आइंस। अब मान लो इसमें से क्या हो गया, अल्फा आइंस मीन्स अल्फा मोल ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। तो इधर क्या बनेंगे, C अल्फा C अल्फा। ये बताता हूँ आपको कैसे बनते हैं। अब देखो इधर आपके पास फॉर्मेट आयन था, इधर 1 प्रेजेंट था, तो इधर आपके पास ये 1 नहीं बना और ये भी 1 नहीं बना। ठीक है स्टूडेंट्स, एक जो हमारे पास फॉर्मिक एसिड है मिथेनोइक एसिड से एक उसका आयन बन रहा है और एक H पॉजिटिव आयन बन रहा है, मतलब 1 मोल से एक एक मोल बन रहे हैं। अगर बात करूं इधर C मोल है तो ये भी C मोल, ये C मोल ही बनेंगे ना। तो इसमें से क्या हुआ हमारे पास, अगर इसमें से अल्फा मोल गए, मतलब C में से C अल्फा मोल चले गए इधर मिथेनोइक एसिड में से, तो इधर C अल्फा और C अल्फा बनेंगे। ये तो ये बताना चाह रहा है। उसके बाद आपने की था के ए का फर्क क्या, के ए मतलब कोई भी एसिड के लिए के ए लिखते हैं क्योंकि मिथेनोइक एक एसिड है। तो इसमें क्या होता है, ए की वैल्यू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो C माइनस C अल्फा, ऊपर से C स्क्र अल्फा स्क्र, C 1 माइनस अल्फा कॉमन हो गया, C से एक C कैंसिल हो गया, तो क्या बना, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्र 1 माइनस अल्फा। तो अभी इस 1 माइनस अल्फा के अंदर अब C कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की पता है, अल्फा की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, दोनों वैल्यू आपने इस फार्मूले में पुट कर देनी है, तो आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये फार्मूला लास्ट में बना था। ठीक है स्टूडेंट, उसमें आपने C और अल्फा की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास क्या है, K की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है स्टूडेंट ये, होप का आपको ये समझ आया होगा। उसी के बेस्ड के ऊपर आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में दिया क्या गया है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 एसिटिक एसिड इज, कंडक्टिविटी कप्पा की वैल्यू दी गई है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड इफ मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे मोलर कनेक्टिविटी गिवन है एसिटिक एसिड की, व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। मींस हमने पहले अल्फा निकालना होगा, अल्फा के बाद आपने क्या निकालना होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। कि हमें इसमें गिवन क्या क्या है, तो इसमें हमें गिवन है एक तो हमारे पास इन क्या थी, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, वो हमें गिवन थी। तो उससे हम क्या करेंगे, मोलर कंडक्टेंस, एक तो हमारे पास कप्पा की वैल्यू गिवन थी, तो पहले हम कोई भी कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन पर हमें पूछा गया था सॉल्यूशन के अंदर जो गिवन है हमारे पास, तो कंसंट्रेशन 0.00441 है, 0.00241 जो कंसंट्रेशन पर कंडक्टिविटी गिवन थी सॉल्यूशन की, इनटू 1000 कर दिया, डिवाइड बाय मोलैरिटी कर दिया, तो आपके पास लैम्डा ऑफ C आ गया। लैम्डा मींस एट एनी कंसंट्रेशन पर आपने मोलर कनेक्टिविटी कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर अल्फा की वैल्यू क्या होती है, मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
फॉर्मूले में पुट कर देना, आपके पास क्या अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर अल्फा की वैल्यू आ चुकी है तो आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला फार्मूला लगा देना है जो हमने अभी डिस्कस किया था, उससे सिंपल आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल स्टूडेंट, ये पिछले वाले की तरह ही। तो इस तरह से आपने जो है के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। बस पिछले वाले क्वेश्चन इस कॉलम में डिफरेंस क्या है, उधर हमें आयंस की कंडक्टिविटी गिवन थी, इधर हमने क्या है, हमें कंसंट्रेशन गिवन थी और कप्पा की वैल्यू गिवन थी। तो हमने वैल्यूज निकाल ली है किसकी, लैम्डा ऑफ सी की। लैम्डा ऑफ सी की पिछले वाले क्वेश्चन में तो वैल्यू गिवन थी, पर इस वाले में हमने क्या है, लैम्डा ऑफ सी की वैल्यू क्या है, फाइंड करी है। तो बस इतना ही डिफरेंस है इस वाले क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में। तो मैं ये क्वेश्चन आपको देके जा रहा हूँ, ये वाला 12 नंबर क्वेश्चन। ये 12 नंबर क्वेश्चन है कि आपने इटसेल्फ ट्राई करना है और इसका आंसर है वो कमेंट में बता देना मुझे क्या आएगा। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूमेरिकल जो कि फ्राडे लॉ के ऊपर बेस्ड है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में से आ सकते हैं और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट फ्राडे लॉ। तो फ्राडे लॉ हमें क्या कहता है कि जो जितना भी वेट है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का, वो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चार्ज के। उधर डायरेक्टली से हटाते हैं तो हमारे पास जेड आता है, जो पिछले पार्ट में आपको समझाया था। तो W इज इक्वल टू जेड आई टी आपके पास फर्स्ट फॉर्मूले का आंसर है। और जेड आपके पास होता है क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं डिवाइड बाय फराडे। फराडे मीन्स 1 फराडे, जिसकी वैल्यू 96,500 आपने यूज करनी है, 96,500। ये आपने याद रखना है। और चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। फिर हमारे पास क्या है, फ्राडे सेकंड लॉ। फ्राडे सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर हम कोई भी इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द टू इलेक्ट्रोड्स, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, क्या मतलब जितना वेट आप ए इलेक्ट्रोड का जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका वेट लिबरेट होगा, वो उसके प्रोपोर्शनल है किसके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए के। जितना वेट डिपॉजिट होगा बी का, वो प्रोपोर्शनल है इक्वल वेट ऑफ बी के। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाले के बेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल ऑफ फ्राडेज लॉ। जैसे पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास दिया गया है, तो पहले क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ AlCl3। तो हमने क्या करना है, AlCl3 जो सॉल्यूशन है, जैसे AlCl3 है, पहले डिसोसिएट करो, क्या बनेगा, Al3 पॉजिटिव आयन प्लस 3Cl नेगेटिव आयन, ये बनता है। अब इसको हमने क्या करना है, Al3 पॉजिटिव। अब Al3 पॉजिटिव से हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है Al। तो कितने आयन चाहिए होंगे, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मीन्स 3 फराडे। तो इसका आंसर क्या है, हमें 3 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 3 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें रिक्वायर्ड है अगर हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड में से एल्यूमिनियम ऑब्टेन करना है। तो ये भी क्वेश्चन पिछले से पिछले साल आया हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये अच्छी तरह से इसको कर लेना। इसे एक्यूरेट में तो लिखा नहीं हुआ कि आया हुआ है, बट ये आया जरूर था। मैंने भी बहुत पेपर चेक किए हैं, उसके बाद ही मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और जो पेपर में डेफिनेटली आते ही आते हैं। अगर जिसने हमारी ये रिविजन सीरीज देख ली ना, उसके केमिस्ट्री में से बहुत ही बढ़िया मार्क्स आएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। हमें करंट दिया गया 5 एम्पियर एंड फॉर 30 मिनट, टाइम दे दिया गया 30 मिनट्स। ठीक है, सुनो, उसको आपने सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। एंड व्हाट वेट ऑफ निकल विल बी प्रोड्यूस एट कैथोड। आपने बताना है कैथोड पर निकल का कितना वेट प्रोड्यूस होगा। एंड द एटॉमिक मास ऑफ निकल इज 58.5 ग्राम या AMU में गिवन है। तो पहले हम क्या, हमें करंट गिवन था, टाइम गिवन था। करंट और टाइम की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, चार्ज फाइंड कर लेंगे कि 30 मिनट के अंदर कितना चार्ज हमारे पास आ रहा है। तो वो चार्ज की वैल्यू कितनी है, 9000 सी आ गया, मतलब 9000 सी कूलम। अब करंट का फॉर्मूला सभी को पता है, चार्ज अपॉन टी होता है। उधर से हमने करंट चार्ज की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, करंट इनटू टाइम। तो टाइम की वैल्यू, करंट की वैल्यू क्या, 5, टाइम की वैल्यू की थी 18 सेकंड। तो अपने सेकंड में आपने याद रखना है कि आपने टाइम की वैल्यू लेके चलनी है। उसके बाद मास ऑफ निकल 58.5 गिवन है।
अभी जो इधर नाइट्रेट प्रेजेंट है उसके अंदर निकल है ना, वो 2 पॉजिटिव आयन में प्रेजेंट है। तो इससे हमें क्या बनाना है, निकल बनाना है। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा तो क्या बनेगा, निकल बनेगा। तो अभी इधर निकल 2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर निकल बना रहा है सॉलिड। मीन्स अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है मीन्स 1 फराडे चार्ज है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है मीन्स 2 फराडे चार्ज है। मीन्स 2 इंटू 2 फराडे चार्ज, 2 फराडे चार्ज विल बी प्रोड्यूस्ड 58.5 ग्राम ऑफ निकल, क्योंकि निकल का वेट कितना था 58.5। तो दो जो फराडे चार्ज है वो 58.5 कूलम चार्ज, 58.5 ग्राम ऑफ निकल चार्ज हमारे पास प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अभी पूछा कितना चार्ज हमने पास किया था, हमने तो किया था इतना चार्ज, 9000 चार्ज पास किया था। इसमें से कितना मास वो डिपॉजिट होगा निकल का, वो आपने बताना है। अगर मान लो मैं 30 मिनट के लिए 9000 कूलम चार्ज पास करता हूँ सोल्यूशन में से, तो इलेक्ट्रोड पर कितना निकल प्रोड्यूस होगा वो आपने बताना है। तो वो तो उसके लिए पहले आपको चार्ज पता हो कि मैंने कितना चार्ज पास किया है, वो आपने करंट और टाइम की हेल्प से निकाल लिया। फिर आपको पता होना चाहिए कि निकल का वेट कितना होता है। वो क्वेश्चन में चलो आपको गिवन था, अगर नहीं गिवन होता तो आपको याद करना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपने पता करना है कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, जो कंपाउंड था उसमें 2 थी, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मीन्स वो 2 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गेन कर रहा है, तब जाके वो निकल बना रहा है। मीन्स 2 फराडे चार्ज गेन करेगा तभी वो 58.5 ग्राम ऑफ निकल ऑब्टेन कर देगा। अभी चार्ज कितना था 9000, विल प्रोड्यूस। अब इधर से मैं क्या करता हूँ, इस फार्मूले से मैं पहले 1 कूलम चार्ज का निकाल लेता हूँ। वो क्या करेगा, इसको इधर से डिवाइड कर देगा। तो 2 इंटू 96500 को इधर डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई किससे कर दिया मैंने, 9000 से। तो वो बात आपके पास क्या आ गया, वेट आ गया कि कितना वेट वो डिपॉजिट होगा। आपको थोड़ा दोबारा समझाता हूँ, ये कैसे बना वो आपको मैं समझाता हूँ। ये बना कैसे, उसने क्या किया था, जो हमारे पास 2 इंटू था ना, उधर से उसने 1 कूलम चार्ज की वैल्यू निकाली, कितनी आई 58.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500, ये वैल्यू निकाली उसने कि 1 कूलम चार्ज अगर हम चार्ज पास करते हैं सोल्यूशन में तो इतना करंट वो फ्लो करेगा, मतलब इतना वो उसका मास डिपॉजिट होगा। अब अगर मेरे पास 9000 है तो इसको क्या करेंगे, हम 9000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो इधर से किया गया है बहुत ही सिंपल वे से। होप का आपको ये समझ आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आ सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब की बार इंट्रोडक्शन भी आई है आपको कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का आने वाला है। फिर क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें से कितना, ओ ये तो इतना सिंपल न्यूमेरिकल, कैल्शियम को आयंस में कन्वर्ट करो। अब कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कैल्शियम बनाएगा, मीन्स 2 फराडे चार्ज। ये बच्चे वाले क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ जिंक फ्रॉम ZnSO4। इसका भी आंसर क्या आएगा, 2 फराडे, क्योंकि Zn में 2 पॉजिटिव है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा, Zn बनाएगा, मीन्स 2 फराडे चार्ज है रिक्वायर्ड। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है आपसे, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। करंट, अगर करंट आपके पास हो रहा है 2 एम्पियर का, फॉर टाइम 30 मिनट। तो सिमिलर है, पहले आप क्या करेंगे, चार्ज फाइंड करेंगे। फिर आप देखना है सिल्वर, सिल्वर +1 स्टेट में होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Ag बनाएगा। अभी मैं आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर तो पता ही है 108 ग्राम होता है। तो इधर सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मीन्स 1 इंटू फराडे विल प्रोड्यूस 108, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर प्रोड्यूस करेगा। अब उसमें आपने 1 कूलम चार्ज के लिए निकाल लेना है कि कितना वो ग्राम प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि 96,500 उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर कितना चार्ज पास कर रहे हैं आप, 3600 पास कर रहे हैं। तो 3600 कूलम आप चार्ज पास कर रहे हैं, तो 3600 कूलम से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सिंपल आपके पास जितना ग्राम आपने उसमें डिपॉजिट होगा वो आपके पास आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था स्टूडेंट्स, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी है, इसके अंदर आपको टाइम पूछा गया है। तो इसके अंदर आपने टाइम निकालना है। तो हाउ मैनी हावर्स डज इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल ऑफ Fe3 टू Fe2। मतलब 3 मोल आपने रिड्यूस करनी है Fe3 के Fe2 के अंदर। अगर करंट पास कर रहा है आपके पास 2 एम्पियर, और बाकी जो आपको आंसर को गिवन है जो है
उसके अंदर करंट दे दिया गया। अभी Fe3 पॉजिटिव आयन से 2 में जाना है, तो मीन्स आयरन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो Fe2 पॉजिटिव बनाएगा। मीन्स हमारे पास 1 मोल रिक्वायर्ड 1 फराडे चार्ज। मीन्स अगर हमारे पास 3 मोल है Fe3 के, तो वो 3F चार्ज रिक्वायर्ड करेंगे। 1 मोल कितने चार्ज रिक्वायर्ड कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसके कितने मोल पूछे हमें, 3 मोल हैं, तो 3 से वो 3 फराडे चार्ज रिक्वायर्ड करेगा ना स्टूडेंट। सिंपल से समझ आया। अब 3 फराडे मीन्स 3 × 96,500, तो उसका आंसर आ गया 289500। अभी जो ये आंसर आया है मेरे पास, अब इसको आपने सोल्व कर लेना है। ये मतलब चार्ज आ गया। अब आपको चार्ज पता है, तो चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। ये क्या है, करंट इनटू टाइम। तो करंट इनटू टाइम से आप टाइम की वैल्यू निकालने, वो क्या आएगा, चार्ज अपॉन करंट। तो चार्ज गिवन है, करंट भी गिवन है, तो आपके पास टाइम की वैल्यू आ गई। अब टाइम की वैल्यू सेकंड में आई है, ठीक है, तो उसको आप हॉर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो किन से डिवाइड करेंगे, 3600 से, क्योंकि एक हॉर्स में 3600 सेकंड होते हैं। उसे डिवाइड करेंगे तो टाइम आ गया 40.2 हॉर्स, मतलब 40, लगभग 40 घंटे आपको लगेंगे। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर लीजिए। फॉर्मूला एक ही लग रहा है, पर पूछ अलग अलग टर्म रहे हैं आपसे। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, ये आप इट सेल्फ ट्राई कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। स्टूडेंट, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ करंट इफ अ करंट of 0.5 एम्पियर flows through the metallic wire 2 horse, 2 घंटे के लिए 0.5 एम्पियर करंट फ्लो करता है कोई मेटेलिक वायर में से, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू द वायर। तो आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसके अंदर आपने मोल कंसेप्ट लगने वाला है। तो पहले आपने करंट की वैल्यू लिख लेनी है। टाइम की वैल्यू 2 हॉर्स मीन्स उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, 7200 सेकंड आ गई आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना है उधर से, कि 2 घंटे के अंदर कितना चार्ज पास हुआ वो आप निकाल लीजिए। तो क्या इज इक्वल टू आई टी, तो 2 घंटे में कितना चार्ज पास हुआ, 3600 कूलम चार्ज पास हो चुका है स्टूडेंट। 3600 कूलम चार्ज पास हो चुका है, तो वो आपने नोट कर लिया है। अभी उसके बाद हमने क्या करना है, वी नो दैट फ्लो ऑफ 1 फराडे। अगर हम 1 फराडे चार्ज पास करते हैं, तो उसके अंदर कितना कूलम चार्ज होता है, 96,500 मीन्स 96,500 हमारे पास क्या होता है, कूलम चार्ज पास इज इक्वलेंट टू द फ्लो ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो उसमें चार्ज कितना होता है, 1 फराडे होता है। तो मीन्स 96,500 किन के इक्वल हो गया, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हो गया। एवोगैड्रो नंबर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उधर से हम क्या करेंगे, उधर से हम 1 कूलम चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि 96,500 में एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उधर से 1 कूलम के चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो आप निकाल लेना। अगर 1 कूलम में पता लग गए, तो आप 3600 इलेक्ट्रॉन, 3600 जो कूलम चार्ज है आपके पास, उसके अंदर आप फाइंड कर सकते हैं सिंपल उसको 3600 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कि आपके 3600 कूलम में से कितने चार्ज है पास, इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है ये भी, इतना टफ नहीं था, मुझे लग रहा था टफ है, पर नहीं है, ये भी आप इजीली कर सकते हैं। और जो नीचे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, वो आपने क्या करना है, सभी को पता है, कमेंट में बताना है इनके आंसर। स्टूडेंट, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्लोरीन कैन बी प्रोड्यूस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl with the current 1 ampere time for 15 मिनट, also calculate number of molecule liberated। तो आपने मोलिक्यूल भी बताने हैं और कितना वेट डिपॉजिट होगा वो भी बताना है। तो करंट गिवन है, टाइम गिवन है, करंट और अगर टाइम गिवन है, तो आप चार्ज भी निकाल सकते हैं, कितना चार्ज पास होगा वो आपने निकाल लिया है। तो इसकी रिएक्शन क्या है, जो हमारे पास क्लोरीन 2 नेगेटिव है, जो क्लोरीन है उससे क्या बनेगा, क्लोराइड आयन से क्या बनेगा, क्लोरीन बनेगा। मीन्स वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो मास ऑफ क्लोरीन कितना होता है, 2 क्लोरीन का 71 हो गया ना, क्योंकि एक का क्या होता है 35.5, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या हो गया 71, 2 क्लोरीन का मास। अब 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लूज कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 फराडे चार्ज विल बी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो Cl2, तो कितना मास हो गया 71 ग्राम।
अगर 2 फराडे लॉस करेंगे तो 71 ग्राम मास बनेगा। तो अगर 1 कूलम चार्ज वो लॉस विल प्रोड्यूस करते हैं तो कितना चार्ज बनना चाहिए? इसको क्या उधर से डिवाइड कर दिया, 71 डिवाइड बाई 2 इंटू फराडे, तो उतना ग्राम आपके पास मास बनेगा। तो फिर पूछा कितना गया है 900 का, तो उसको 900 से बोथ साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके पास कितना मास प्रोड्यूस हो रहा है, 0.331 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है अगर हम 900 कूलम चार्ज पास करते हैं। फिर पूछा गया मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन लिबरेटेड वो क्या होगा, जितने ग्राम बने हैं 1 बाई मतलब जितने ग्राम आपके पास इधर बने थे ना, ये बने हैं सेम 19, उन्होंने एक का निकाल लिया, मतलब 1 ग्राम में, 1 ग्राम में इतने ग्राम में कितने होंगे, वो सिंपल उसे मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, ये आप कर सकते हैं। वगैरह तो नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने, वो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल लिबरेटेड। क्योंकि इतना जितना ग्राम है, इधर ये वेट लिखने वाला था, इसमें मिस्टेक है। इधर इधर जो ऊपर आपने ये वेट निकाला है ना 0.331 ग्राम, ये लिखने वाला है। तो बस ये सिंपल इसमें आ जाएगा आंसर इसका। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है, a current of 10 ampere is passed through the AlCl3496.5 second, calculate mass of Al deposited। तो इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हम आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं जो कि आपके फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं, प्री बोर्ड में तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 3 में, जिसके अंदर हम पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल रह चुके हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। और एक बात और, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, हैव अ नाइस डे वंस अगेन।